शुरू करता हूँ। जो इम्पैक्ट है उस पर्टिकुलर इवेंट का, या यू कैन से दैट उस पर्सनैलिटी का या उस कल्चर का, विच इज मच मोर देन वी कैन इवन थिंक ऑफ। सो हो क्या रहा है कि नॉर्मली जब मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो इस वाले चैप्टर को हम लोग साइड में रख देते हैं। बिकॉज क्या होता है, ज्यादातर बात क्या करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके साथ, क्या नहीं कर पा रहे हो, वट एवर इज कमिंग इन, जो भी हो रहा है। लेकिन क्या उस मेंटल इमोशनल हेल्थ के इम्बैलेंस में क्या रोल है उस पर्सनैलिटी का या उस कल्चर का जो कि एक्चुअली में टॉक्सिक हो चुका है। दैट इज समथिंग विच इज बहुत जगह पर मिस हो रहा है। सो क्या होता है, जो आप थेरेपीज पे जाते हो या जब हम जो लोग, खास तौर पे ऐसा, ये हर किसी को समझ में क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो लोग इस चीज से नहीं गुजरे हैं या उन्होंने देखा नहीं है ऐसा, उनको ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आएगी। बिकॉज उनको लगेगा कि ठीक है, एक इंसान जब ऐसी पर्सनैलिटी के साथ होता है या ऐसी जगह स्टक होता है तो उसको कुछ डिसीजन लेने चाहिए जिससे वो उससे बाहर निकल जाए। या वाई दिस पर्सन इज लेटिंग अदर पीपल ट्रीट हिम और हर एज अ डोरमैट, क्यों वो दूसरे लोग उसको ऐसा इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए। सो ये जो एक नोशन है, ये नोशन ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिकॉज जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं वो जब भी किसी से बात करते हैं तो उनको ऐसे ही सजेशन या एडवाइस मिलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब मान लो कोई सो अलग अलग अगर हम सिनेरियो देख लें, मान लो कोई अगर वर्क प्लेस में ऐसे कल्चर या ऐसे पर्सन के साथ है जो कि टॉक्सिक है, हम उसे ये कह सकते हैं, तो उसको लोग कहेंगे यार तू जॉब क्यों नहीं छोड़ देता, या अपने बॉस को तुझे ये कहना चाहिए था, या उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करो, यू शुड नॉट लेट हिम और हर डू दिस टू यू, ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा सजेशन मिलता है उसको। या हस्बैंड या वाइफ में से कोई ऐसा टेम्परामेंट या पर्सनैलिटी है जो कि टॉक्सिक तरीके से बिहेव करता है, तो उसको भी सजेशन मिलते हैं कि यू शुड नॉट लेट हिम और हर डू दिस टू यू। इसीलिए वो जब किसी से बात करता है तो सजेशन उसको पता है यही मिलने हैं, इसलिए वो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो सजेशन काम ही नहीं करते। वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो ट्रॉमा क्रिएट होता है उसके अंदर, वो जो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, वो आपके सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव डालता है। वो आपके पूरे, क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रक्चर कर देता है आपके थॉट पैटर्न को। इसलिए आसान से आसान चीजें जो लगती हैं ऐसे देखने में, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस वजह से ना तो वो स्टेप ले पाता है और ना ही वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाता है, और किसी को बता नहीं पाता, इसलिए वो अंदर अंदर रहता है, और वो उसकी जो अंदर जो गुमड़ गुमड़ चल रही है वो उसको और परेशानी में डालती है। एंड कितना डेंजरस सिचुएशन है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर ना आप किसी से बात कर सकते हो और ना उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है, ना ही इसकी कोई मेडिसिन है, और ना ही इसकी कोई थेरेपी। थिंक अबाउट दिस, हाउ सफोकेटिंग इज इट फॉर दैट पर्सन कि भैया इसका क्या होगा। सो इसीलिए इस एस्पेक्ट को सामने लेके आए कि कम से कम इसके बारे में बात करना शुरू करें लोग। और हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं, तो क्या उनको ऐसी चीजें हेल्प करेंगी अगर उनको अवेयरनेस अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो इस वजह से वो टॉक्सिक पर्सनैलिटी और नार्सिसिस्ट की बात चल रही थी। इसी वजह से ये भी सामने आया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि मैं टॉक्सिक पर्सनैलिटी के साथ या मैं टॉक्सिक कल्चर में। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात नहीं मान रहे तो आप उसको बोल दो ये टॉक्सिक है, मतलब हमारे उसको बेनिफिट ले लो कि मेरी बातें नहीं मेरी बातें नहीं समझते सामने वाले लोग, या मुझे अपनी मर्जी का करने नहीं दे रहे हैं, ये सामने वाला थोड़ा टफ है, रूड है, इमोशनली अनअवेलेबल है, तो क्या वो टॉक्सिक होगा? ऐसा
नोशन क्रिएट हो जाता है। तो ये समझना कि क्या मैं रियली में ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पर मैं ये समझ पाऊं कि वो जो पर्सन है या वो जो कल्चर है वो रियली में टॉक्सिक है, क्योंकि वो बहुत दूर तक काम करता है। इट्स एक्चुअली इट कैन इफेक्ट द इफेक्ट कैन लास्ट फॉर ईयर्स, और जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। इसीलिए उस टॉपिक को हम लेके आए थे कि इसको अब दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर रहे हैं कि टॉक्सिक पर्सनैलिटी टाइप की भी कोई चीज होती है। नहीं तो पहले उनको क्या लगता था कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन मी और गिविंग मी नाइटमेयर्स और नॉट गुड टू मी, ऐसा समझ के छोड़ देते। पर अब समझ में आ रहा है कि ऐसा भी होता है कि पर्सन कैन बी टॉक्सिक। और जैसा केमिकल्स होते हैं टॉक्सिक, हाय मेगा, हाउ यू कैन कम ऑन वीडियो व्हेनेवर यू आर ओके। तो जैसे गुड इवनिंग केमिकल्स होते हैं सर, ना गुड टॉक्सिक, गुड इवनिंग। इवनिंग, जैसे केमिकल्स होते हैं ना टॉक्सिक केमिकल्स, उनको अपने घरों में रखते हैं हम, और उनसे उनसे बाहर भागते हैं, उनको निकालना चाहिए, साफ करना चाहिए। टॉक्सिसिटी इन द एयर, टॉक्सिसिटी इन साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, ऐसा ही टेम्परामेंट पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उसको जितना हम ऐसे वाले केमिकल्स को बाहर निकालते हैं, इस वाले बंदे को नहीं निकाल पाते, बिकॉज कई बार आपके साथ होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर इट इज समथिंग दैट इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक पर्सनैलिटी इज गोइंग दैट फार, इतना दूर चला जाए कि उसके बाद टाइम ना मिले। तो इससे पहले कि वो इतना दूर चला जाए, उसको आइडेंटिफाई कर ले। एंड दीज सेशंस, पर्सनल सेशंस में भी और उसमें भी बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को ये समझने में कि यस यस यस, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नॉर्मल इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन एंड ए टॉक्सिक पर्सन, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में मतलब इस रिलेशनशिप में क्या होगा, दोनों जगह आपको इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होगी सामने वाले पर्सन की, दोनों जगह आपको सेल्फिशनेस महसूस हो सकती है, लेकिन एक टॉक्सिक है और दूसरा नॉर्मल इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है टेम्परामेंट वाइज। वो डिफरेंशिएट करना और वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, ये बड़ों के साथ भी हो सकता है, और किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस इज सो इट इज नाइस टू टेल यू ऑल दैट कि ये बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को ये समझने में। तो हम अपनी तरफ से क्या छोटा सा एक वो कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट दिस शुड कम इन द फ्रंट। हाय मेगा, सो हेलो। वेलकम 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 वेलकम। तो ग्रेट। ये रश्मि आज अंधेरे में क्यों है पता नहीं, कंप्लीटली अंधेरा में। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। मुझे पता गेस्ट आए, तेरी थक गई, टूट गई है, थक चुकी है, इसलिए रेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, लेट इट बी। बट अंधेरा है ना, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ओके, सो यस, या मेगा, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। मैं जरा श्वेता से बात ही कर रहा था कि यस। व्हाई वी हैव टेकन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हमने क्यों लिया और कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और व्हाई, कहाँ तक जा रहा है, और हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं इसको लेकर, राइट। ओके, सो टुडे आल्सो, हल्की सी लाइट आ गई है सर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हल्की सी लाइट आ गई, यस। सो नॉर्मली, सो पहले भरत मिलाप कर लो आप लोग सारे, बहुत दिनों बाद मिले हो तो, हैं तो एंड श्वेता तो बहुत दिनों बाद आई है सर, रश्मि और मेघा तो निकल से पिछली बार भी थी, एंड दे वर देयर, बट श्वेता इज देयर आफ्टर लॉन्ग। बट जैसा हम समझ रहे हैं कि बात लॉन्ग, और उसके लिए ग्रुप में तो हम जुड़े हुए हैं, सब लोग बात करते ही रहते हैं, उसके अंदर डिस्कशन होती रहती है। सो ओके, टेल मी वन थिंग, एक चीज बताइए, आपसे पूछता हूं मैं, जिस जिस आपको पता लगेगा, मतलब वो लगेगा, ये जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं ना, जब भी हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो एक बात ये होती है कि लगातार जब कोई चीज चल रही होती है, आप अपनी लाइफ में भी देखना, लगातार जब कोई चीज चल रही होती है तो उसके अंदर
सक्सेस, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज की सक्सेस डिपेंड करती है हाउ कंसिस्टेंटली इट इज गोइंग ऑन, राइट? फ्रैक्शंस में नहीं, कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन। लिविंग इनसाइड ग्रुप पिछले 1 साल से चल रहा है, राइट? पहले फीलिंग फ्राइडे था, उसके बाद लिविंग इनसाइड। सो डू यू थिंक देयर इज कंसिस्टेंसी इन द ग्रुप? सर उससे पहले भी थिंकिंग थर्सडे था, थिंकिंग थर्सडे, हाँ, थिंकिंग दूसरा ग्रुप था। था, फीलिंग फ्राइडे था, लिविंग इनसाइड। थिंकिंग थर्सडे एक्चुअली हमारा नहीं था, थिंकिंग थर्सडे तो उनका था, हमारा फीलिंग फ्राइडे से स्टार्ट हुआ। थिंकिंग थर्सडे नॉट अवर ग्रुप एक्चुअली, इट इज ग्रुप ऑफ डॉक्टर जैन, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ना, उनका था वो ग्रुप। ओके, लेकिन हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था फीलिंग फ्राइडे से ही, जो कि सेशन वाइज आ गया। तो व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ऑफ कोर्स कुछ लोग उसको पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक? ओनली 3-4 पीपल आर हियर। व्हाट डू यू थिंक? इज इट एडिंग एनी वैल्यू? जहां पर वन वे कम्युनिकेशन भी कई बार हो जाता है, नॉट एवरी पर्सन इज एक्टिवली इन्वॉल्व। क्या आपको लगता है कि उसमें से कुछ मिल रहा है, या जस्ट दिस इज जस्ट अनदर ग्रुप और आप जुड़े हुए बिकॉज यू हैव टू बी देयर? यस श्वेता। नहीं सर, अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो सक्सेस या कुछ हम उससे कैरी अवे जरूर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस जो रहती है वो बार बार आके उसी पॉइंट पे या तो कन्वर्ज होती है, या तो वही थॉट प्रोसेस बार बार हम सुनते हैं हियर और देयर, तो हमारा दिमाग उसी टाइप से फिर काम भी करता है। ऑन द रैंडम अगर एक आध एपिसोड देख ले, एक आध बात अच्छी लगे, उस टाइम पे अच्छी लगे, लेकिन अगर उसका रिपीटेशन नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं फिर उसको फॉलो करना। तो इट इज लाइक कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। यू राइट। या व्हाट डू यू से मेगा? मेगा स्टक। यस रश्मि, आप बताइए। नहीं सर, ये ग्रुप जो है इट्स अ वंडरफुल ग्रुप। मे बी जब कभी टाइम मिलता है, गेट अ चांस टू रीड समथिंग व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड में आप जो पढ़ते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, तो सर इट इज ऑलवेज देयर। हो सकता है सम कमिटमेंट एंड ऑल, इसके कारण कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है। Yeah. तो आई थिंक कि सर इसमें इससे मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू लर्न समथिंग और द अदर, है ना? आपका ये लर्निंग प्रोसेस है एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, अब मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ सब चीज में, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, टिल द टाइम वी डाई वी कीप लर्निंग थिंग्स। तो हम ईच एंड एवरी डे वी आर लर्निंग। तो आप पोस्ट करें या कोई और पोस्ट करे या कोई वीडियो डाले, जब भी टाइम मिलता है तो आई थिंक सब लोग देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे। मे बी बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट्स एंड ऑल, हो सकता है उनका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा होगा, बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तो थोड़ा होता है ना कि ओके फाइन, इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। बट जैसे ही फिर हम कहीं स्टक होते हैं तो डेफिनेटली वी फॉल टू दिस ग्रुप। हम फिर इस ग्रुप में आके ढूंढते हैं कि ओके हम यहाँ पे स्टक हुए हैं, तो मतलब इससे रिलेटेड कोई चीज है क्या इसके अंदर। सो लेट मी सी। तो सर Yes, आई yes. थिंक ग्रुप अगर ये बना हुआ है तो डेफिनेटली इट इज सर्विंग इट्स पर्पस, Yeah. एंड इन अ लॉन्ग रन इट विल डेफिनेटली बेनिफिट पीपल। यस यू राइट रश्मि। एक्चुअली आपने ठीक कहा कि बात ये नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डजंट मैटर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज हम लोग, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सिर्फ एक ग्रुप के पार्ट हैं। वी हैव एवरीबॉडी ऑफ अस हैव लॉट ऑफ ग्रुप्स, ऐसा तो है नहीं कि एक यस ग्रुप के पार्ट है। यस अब कई जगह पे आपको मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, कई जगह आपको जोक्स आते हैं, कई जगह आपका मतलब अब मीनू का एक ग्रुप है, उसका नाम है पंचायत ग्रुप। अब वो इनकी बहनों का बना हुआ है, 5-6-7 बहनें, वो पंचायत चलती है उसमें। तो हर एक अलग तरह के, हर एक ग्रुप में अलग पर्पस सर्व करता है, राइट? इसीलिए यहाँ पर कुछ किसी ने पूछा था कि हम जोक्स डाल सकते हो, अभी पूजा ने पूछा कि हम जोक्स डाल सकते हैं क्या गुड मॉर्निंग। मैंने कहा ये आपको दूसरी जगह बहुत जगह मिल रहे हैं, वी आर फिल्ड विद जोक्स एंड गुड मॉर्निंग मैसेज एवरीवेयर, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं आते। इस ग्रुप का पर्पस ये है कि इंट्रोस्पेक्शन, इस ग्रुप का पर्पस है फीलिंग्स को शेयर करना, इस ग्रुप का पर्पस है कि हम, जैसे रश्मि ने बोला, अगर मेरी लाइफ स्मूथ चल रही है तो अच्छी बात है, वो
पढ़ते हैं, हम निकल जाते हैं आगे, बट कहीं भी हम स्टक होते हैं तो हम देखते हैं कि यार इसमें कुछ हो सकता है क्या, या हमारे लिए कुछ है क्या इसके अंदर, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है और हम लोग सब लोग बात करते रहते हैं। तो इट डजंट मैटर कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, व्हाट मैटर्स इज कि जो लाइफ जो चल रही है, फ्लो जो चल रहा है, उस फ्लो में हमारे साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी चीजें चल रही हैं, उसके अंदर रह के, फीलिंग्स के साथ रह के हम लोग शेयर करते रहते हैं चीजों को सामने। और इसलिए आपने देखा होगा कि वहां पर जानबूझकर ये किया हुआ है कि कोई भी फॉरवर्ड शेयर करता है वहां पर, तो हम इससे बोल देते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करो। उसके पीछे भी एक रीजन है, रश्मि आप समझ रहे होगे इसके पीछे रीजन है। ऐसा Yes, नहीं है sir. कि वो मेरे को कुछ अच्छा लगा और मैंने फॉरवर्ड कर दिया उसको। क्यों किया आपने फॉरवर्ड, उसके हम्म, पीछे कोई रीजन तो होगा ना, आपको अच्छा लगा, किसी वजह से अच्छा लगा होगा। क्योंकि अगर yes. आपने वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया तो हमारे पास दूसरे ग्रुप में 50 फॉरवर्ड आए पड़े हमारे पास, तो मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है वो कि वो फॉरवर्ड आएगा, और उसमें कुछ पता भी नहीं कि इसमें है क्या, जब तक मैं देख नहीं लेता। कई बार क्या होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं कि मुझे कुछ अच्छी चीज लगी, यार बताना है मैंने लोगों को, मैं फॉरवर्ड कर दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं, उसकी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, इसमें है क्या, और या मैं देखूं या ना देखूं, तो वो कई बार इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें 2 लाइन जोड़ दी अपनी तरफ से कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, दिस हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर, इसका इंट्रोस्पेक्शन था, इसी वजह से मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ ओके इसके अंदर ये है। इसी वजह से इस ग्रुप में आप देखोगे पीछे भी अगर जाके देखेंगे तो इट्स अ वेरी हैवी ग्रुप बन जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी जाके आपको ऐसे फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे जो बिना उसके आ रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं। और वो वजह ये है कि हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, और जब वो ऐड करता है पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप समझिएगा, एक पिक्चर आपने मुझे दिखाई, ये पिक्चर है, मैंने देख ली। अगर आप सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, विंडोज का एक नया जो विंडोज 11 है उसका नया फीचर है कि आपकी जो वॉल है ना, जो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की, जो उसका लॉक स्क्रीन है, उस पर एक नई पिक्चर आती है हर डे, वो नेचर की पिक्चर वो लेके आता है। लेकिन सबसे खास बात क्या लगी मुझे उसकी, वो पिक्चर ले आया, उसके बाद ना 4 लाइनें लिख देता है उसके वो बिंग है जो उसका माइक्रोसॉफ्ट का, कि ये है, और एक जगह नहीं 2 जगह लिखता है, एक यहाँ एक यहाँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, अभी मैंने परसों देखता हूँ कितने इंटरेस्टिंग है, एक लाइट हाउस समझते हैं, लाइट हाउस Yes, sir. है ना जो वहां Yes, sir. होते हैं ना, Seas एक में जगह सी है सी में सी के उसमें होता है लाइट हाउस है वो, yes. जो जहाज आते हैं उनको दिखाने के लिए उनको होता है कि देखने का रास्ता ये है, डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन के लिए होता है, या टकरा ना जाए इसलिए ट्रैक तूफान ट्रैक में, ट्रैक रखने के लिए। ट्रैक रहे। उस पे ना 2 लाइट हाउस थे, एक ही पट्टी के ऊपर 2 लाइट हाउस थे, ऐसा मतलब ये पट्टी है, यहाँ छोटा लाइट हाउस है, यहाँ बड़ा लाइट हाउस है, ऐसे। इसकी फोटो शेयर की थी, ये कोई कोई पता नहीं नॉर्वे या पता नहीं कहां पर है। अब नाउ अगर आप वो शेयर कर दो तो आपको लगेगा ठीक है 2 लाइट हाउस है, इसमें बनाया हुआ किसी ने 2 लाइट हाउस, लेकिन उसने क्या लिखा कि यू विल सी हियर 2 लाइट हाउसेस विच इज ओनली 1 प्लेस इन द वर्ल्ड जहां पर 2 लाइट हाउस। और क्यों है ये लाइट हाउस 2, यू विल गेट टू नो व्हेन द विंटर कम्स। ये उसने 2 लाइन लिखी वहां। अब इसको पढ़ते ही देखो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, अच्छा वर्ल्ड में एक ही जगह 2 लाइट हाउस है और वो भी विंटर में, पता लगता है क्या है। फिर मैंने उसको क्लिक किया, अब जब वो अंदर गया तो पता लगा जो ये छोटा लाइट हाउस जो है ना, ये गर्मियों में, जब गर्मियां होती है तो ये छोटा लाइट हाउस काम करता है, लेकिन जब सर्दियां होती हैं, जो जो लहरें होती है ना, जो वो जम जाती, उसके ऊपर जम जाती, इतनी उछलती है कि उस लाइट हाउस में जम जाती है, तो लाइट हाउस पूरा ढक जाता है, इसलिए बड़ा वाला लाइट हाउस काम करता है, ये वाला। इतनी वहां पर ठंड हो जाती है कि वो लहरें जम जाती हैं पूरी उसके ऊपर, तो कुछ पर्पस था उसके पीछे। नाउ सी दैट, वही सिंपल पिक्चर ने जब उसने वर्ड डाल दिया उसके अंदर, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और आपको समझ में आ गया अच्छा ये है ये चीज। इसीलिए जो भी चीज हम या पिक्चर है या कुछ भी शेयर करते हैं, जैसे ही अपने 2 वर्ड्स ऐड करते हैं उसके अंदर, आपका पर्सपेक्टिव उस पिक्चर या उस वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है और लोगों को समझ में आता है हाँ ये वजह है, इसलिए मुझे उसको देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। सो कोशिश ये रहती है कि हमारे ग्रुप में जितने फॉरवर्ड्स आए, सो इट इज नॉट अ ग्रुप लाइक कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ही करो, आप रूल्स नहीं कर सकते आप, बिकॉज दिस इज नॉट रूल्स बट सजेशंस है। क्योंकि अब क्या होगा, आपकी अगर ये आदत बन गई ना एक बार,
तो आप जब अपने बच्चों से डील भी करोगे तब आप उनसे पूछा करोगे, बेटा तेरे को ये चीज अच्छी क्यों लगी, बता बेटा, हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है अच्छा, जरा एक्सप्लेन कर। तो वो बताएगा मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, और आप वो आपको जो अच्छा लग रहा है और उसको जो अच्छा लग रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, लेकिन अच्छा लग रहा है उसको। तो लोगों का पर्सपेक्टिव जानने का एक आदत बन जाती है आप, कि आपको कैसा लगा, आपको क्या महसूस हो रहा है। तो ये आदत बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप में पड़ती जा रही है कि whoever wants to share, अब क्या हो रहा है, जो भी शेयर कर रहा है ना वो कुछ ना कुछ डाल के शेयर करता है अपना पर्सपेक्टिव के साथ, ये मेरा वो है पर्सपेक्टिव शेयर करता है, एंड दैट इज गिविंग अस एन ऑप्शन कि हम उसको देखें या ना देखें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप की लाइफ को बेटर वर्जन की तरफ ले जाते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं लेकिन बेटर वर्जन की तरफ ले जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी पुट दैट थिंग। तो यस मेगा, ग्रुप के बारे में बात चल रही थी कि Yes. does this group is serving its purpose or what? You are connected for last 1 year. Yes. Yes, I'm connected with this group from 2020 October, and Yeah. EFT and temperament, both I have been part of both the workshops. And this concept of working on self, this has excited me. And because of this kind of comparison from anyone else that we do, our comparison with someone else, that I have stopped doing, because I have got something that I have started believing in working on self. And the realizations are there, though the process could be slow, there could be slowness, or we could even fall, पर जो consistency है और जो continuity है, that is there, and I can see wide change in me from this time onwards. Yeah. So we were talking about the group also. So ये group भी help कर पा रहा है आपको कहीं ना कहीं? हाँ, इस ग्रुप की वजह से कनेक्शन अपना जो अगर लैग बिहाइंड भी हो जाता है तो वो दोबारा मेकअप हो जाता है, एंड अगेन वो पे आ जाता है. सो दिस इज आल्सो हेल्पिंग अ लॉट. And also voicing an opinion, having like-minded people, and experience talking with so many different people every time, so that also adds a lot to the experience. Getting your point. So basically कोई भी चीज जब हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ये बात होगी. ये श्वेता, आपको कितना टाइम हो गया इस ग्रुप से जुड़े हुए, कनेक्टेड विद मी? सर मुझे लगभग 1 साल तो नहीं, 1 साल नहीं हुआ होगा, बट ऑलमोस्ट होने आया होगा 1 साल. राइट. मेघा को 1.5 साल हुआ. रश्मि, आपको कितना टाइम हुआ जुड़े हुए? सर जब आप आए थे थिंकिंग थर्सडेज में, उसके बाद मैं कनेक्ट हुई थी आपसे. हाँ, तो वो साल से ज्यादा हो गया. सो आई थिंक हाँ साल होने वाला है शायद. अप्रैल का टाइम था शायद, अप्रैल में ही. हाँ सर अप्रैल में ही होगा. थिंकिंग सर थर्सडे मेरा तो आई थिंक मोर देन 2 years. December 2019 I think I joined. ओह यस. तो मेघा से पहले आपने ज्वाइन किया था? हाँ सर, मुझे लग रहा है, because it was December 13 or something 2019. कोरोना से पहले ज्वाइन किया था सर. हाँ, तो ये जस्ट स्टार्टेड, राइट? मोर देन 2 years. Yes sir. 2019 13th December, as far as I remember the date. Oh really? So it is right, yes, 20, 21 and now 22. It is more than 2 years. Yes so, sir. 2 साल हो चुके हैं और बहुत कुछ चला हमारी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ, इधर भी उधर भी बहुत कुछ हुआ होगा. बट 2 साल जर्नी में जब आप चल रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है. जब कुछ लोग आपके साथ जर्नी में चल रहे होते हैं, बेसिकली इस ग्रुप में जो लोग हैं वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं. सब अपने अपने उसमें हैं. बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं, बट वो कनेक्टेड है और कभी कभी आते हैं, कभी कभी जाते हैं. लेकिन जो कनेक्शन जो बना है, अगर कोई भी चीज इस लेवल पे कनेक्टेड है फॉर सो मेनी मंथ्स, so 24 months इज देयर, हम लोग कनेक्टेड है. अगर वो कोई चीज कनेक्टेड है तो आपको ना लाइफ के उतार चढ़ाव दिख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिस्कशन करते हैं, आपने देखा होगा फीलिंग फ्राइडेज में हम लोग डिस्कस करते हैं, टीचिंग नहीं है. तो ये आपने फर्क देखा होगा कि ग्रुप्स में जनरली ग्रुप्स के अंदर टीचिंग्स होती हैं किसी न किसी की, या कोई ना कोई एडवाइस होती है. यहाँ पर हम उस पैटर्न में काम नहीं करते. यहाँ पर वी आर डिस्कस, राइट? योर डिफरेंट थिंग्स है. इसे जो मेगा बोल रही है, अलग अलग लोगों से बात करना. तो ये जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है. मान लीजिए कोई अभी
अभी तो ये हम 2 साल की बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ कोचिंग में 6 साल से हैं, उनमें जब वन गर्ल इज देयर जो कि जब वो आई थी वो 16 साल की थी, 16 years. टुडे शी इज 28. तो जर्नी जो 12 साल की जर्नी है ना, उस जर्नी को जब वो आई तो वो आप उसको बच्चा नहीं कह सकते, लेकिन 16 years यू अंडरस्टैंड एंड यू नो दैट व्हेन यू गो बैक व्हेन 16 years में क्या होता है, फिर जस्ट इन स्कूल यू आर कमिंग। तो उनकी मदर उनको यहाँ लेके आई थी अपने साथ जब वो 16 साल की थी। तो अब वो पूरा प्रोसेस चला। इवन अगर उनकी जर्नी को मैं देखूं तो शी है, तो उनकी मदर क्यों लाई थी, बिकॉज शी वांटेड टू डू समथिंग काइंड मेडिकल, कुछ करना चाहती थी, वो मेडिकल में जाना चाहती थी, इसलिए उनकी मदर ने कहा कि अब मैं इसको लेके जाती हूँ, बिकॉज मदर ऑलरेडी कोचिंग में चल रही थी पहले, 2010 की बात है, 8 की बात है। सो वो आई, धीरे धीरे वो शिफ्टिंग हुई, उनका पैशन निकल के आया। सो पैशन वाज म्यूजिक नॉट मेडिकल। सो वो जो म्यूजिक में शिफ्ट हुआ, फिर म्यूजिक के अंदर खुद को एस्टेब्लिश करना, फिर म्यूजिक के अंदर अपने आप को नॉट ओनली एस्टेब्लिश करना बट टॉप पे पहुंचाना। यानी 2018 का जो कलर्स ऑफ यूथ प्राइज होता है उसको जीतना एमटीवी के अंदर, और उसके बाद अपना ही ब्रांड बनाना, अपना ही म्यूजिक चैनल खोलना, इस सारा 12 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ, राइट। अनफॉर्चुनेटली देखिए लाइफ कैसे टर्न ले, अनफॉर्चुनेटली हर मदर डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना 2 years back, right? And that shifted the complete thing, because इतने लंबे टाइम से वो हम लोग साथ में हैं कि she has become a part of the family. Now she takes it as a, you can say, the second parent, us. So ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, ये लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, देख रहा हूँ इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर, बट वो सब कुछ आपके आंखों के सामने गुजरता है, तो आप देख पाते हो कि यस, कई बार कनेक्शंस ऐसी जगह बनते हैं आपके जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिससे आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि आपका कनेक्शन वहां से बनता है जहां पर आपको, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, वो मैच कर जाते हैं, जहां पर आपको सुना जाता है, जहां पर आपकी जो बात है उसको समझा जाता है, जहां पर आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आपका कनेक्शन बन जाता है। एंड दैट इज सच प्लेटफॉर्म जहां वो कनेक्शन बन गया। तो ये जब जर्नी आप देखते हो, देन यू विल सी कि यस, इट्स नॉट लाइक अ 1 or 2 शॉर्ट काइंड मोटिवेशन, नहीं है कि चलो याद हो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। सो जब मैं देखता हूँ, शी इज माय ओल्डेस्ट coaching client and she's 12 years, right? And the other one is, she's not 12 years, she's 8 years, but उनके साथ एक डिफरेंट तरह का रिलेशन क्या है, शी इज ए ग्लोब ट्रोटर, पूरी दुनिया में घूमती, कम से कम नहीं तो 8 सिटीज 8 कंट्रीज चेंज कर चुकी हैं इस बीच में, जो हमारे 8 साल की करियर के, और एक भी बार महीने में सेशन मिस नहीं होते, क्योंकि फोन पे सेशन होते हैं, किसी भी कंट्री में हो, कभी वो स्वीडन में, कभी वो पेरिस में, कभी न्यूजीलैंड में, कभी कहीं, लेकिन सेशंस मिस नहीं होते। तो वो जो उनका जो लाइफ का पूरा पैटर्न है, वो इंडिया से हैं लेकिन वो बाहर हैं और वहीं पर ही स्टेब्लिश होंगे, अब वो पूरा पैटर्न जो है वो सामने दिखता है फॉर लास्ट 8-9 years। तो इट इज ऑल्सो सेइंग, इट इज ऑल्सो प्रूविंग दैट वेयर एवर यू आर, you have a place where you can talk, where you can fall back to understand कि यहाँ पर ऐसे प्रिंसिपल डिस्कस नहीं होते हैं जो आज ठीक है, या वो मेरी तरफ से ठीक है, वो आपकी तरफ से ठीक नहीं है। यहाँ पर वो चीजें डिस्कस होती हैं जो यूनिवर्सली ठीक होनी चाहिए, या जो हम हमारे साथ चलता है। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। और इसी कड़ी के अंदर ये जो टॉक्सिक पर्सनैलिटी वाली बात है, ये चीज हम लेके आए थे लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, कि ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा है और लोगों के ऊपर आ रहा है। ये चाहे आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि WHO, इसको बोलते हैं NPD। सो जस्ट गिविंग यू अ क्लू, NPD इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इट्स ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है।
जहां पर वो जो बंदा है जो इस प्लेटफॉर्म पे, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो सोचता है डिफरेंट तरीके से। सो वो क्या करता है, वो खुद के लिए, तो जो तीन चार जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, वो क्या होता है, ही गिव्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू हिम और हर। दुनिया में सब अलग है, वो अकेला इंसान वही है जो मैं हूं सब कुछ। सो कंप्लीट एब्जॉर्ब है अपने अंदर। दूसरा, कंप्लीटली अनएम्पैथेटिक है दूसरे लोगों को, कहीं से भी एम्पैथी नहीं आती। तीसरा, हाईली मैनिपुलेटिव। चौथा, हाईली एंटाइटल्ड, मतलब उसको लगता है दुनिया मुझे वो करती है, यानी मेरे लिए दुनिया को ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही। और बहुत बॉर्डरलाइन केस हो जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी का। तो ये वो लोग हैं, ये वाले जो कि इस कैटेगरी से होके गुजरते हैं, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, मोटा मोटा पार्ट है। बट एनपीडी को अभी तक, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, मतलब इसको जिसको डिसऑर्डर है, अभी तक बीमारी घोषित नहीं किया गया। कहते हैं ना, आप प्रोक्लेम करते हो ये बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ बीमारियां होती, लेकिन ये अभी तक डिजीज में नहीं आया है और ना ही इसको प्रॉपर डिसऑर्डर माना गया है। बट इट इज बीइंग said by many people that आने वाले टाइम में it is becoming a disease or a disorder. But sir, क्योंकि आप, DSM में इसका diagnosis है, हाँ, it's coming under the mental categories. या एंड वो अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं था वो। वो भी अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं अभी था। है। तो धीरे सर धीरे अब वो, नार्सिसिस्टिक लोग कंप्लीटली अनपैथेटिक होते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत कहीं पे एम्पैथी हो, लेकिन वो स्टिल दे आर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी? तो क्या ऐसा नहीं होता होता है क्या? तो क्या होता है श्वेता, कोई भी चीज ना एक्सट्रीम में नहीं होती है, वो एक उसमें चलती है, मतलब एक मोमेंटम में चलती है, राइट। जो अगर ऐसा है तो जो बीच में से इस तरफ हाईली साइड वाले लोग हैं, उसमें जो आउट एंड आउट नार्सिसिस्टिक है उसमें बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में एम्पैथी नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में क्या है, दे आर एक्चुअली, उनका जो आउटलुक है ना वो ऐसा है, मैं सेंटर में हूं, दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती है। ये आउटलुक है, मैं सेंटर में हूं, दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती है। नाउ ये सेंटर में हूं, चारों तरफ घूमती है, इट्स ओके। ये प्राउडी बंदे के अंदर भी हो सकता है, ये उसके अंदर भी हो सकता है, जो सेल्फ सेंटर्ड है वो भी ये कहता है कि मैं सेंटर में हूं। लेकिन फर्क ये है, दिस पर्सन गोज टू एक्सट्रीम्स व्हेन सेल्फिशनेस कम्स। अगर इनको कुछ चाहिए अपने लिए, तो ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे कि इससे किसको क्या नुकसान हो। दे विल गेट इट, दे विल गेट इट। और क्योंकि इमोशनल नहीं होते, इसलिए कनेक्ट नहीं करते किसी के साथ, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैसी भी हो, दे डोंट वांट इट। बट इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि दे वांट पीपल टू बी विद देम। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दे डोंट लाइक पीपल बट दे वांट पीपल टू बी विद देम, बिकॉज वो उनको जो खाना चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रेज चाहिए, जो अप्रूवल चाहिए, जो वैलिडेशन चाहिए, वो मिलते रहना चाहिए। और उसको नाम दिया गया नार्सिसिस्टिक सप्लाई, यानी उसकी सप्लाई है, वो सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो उसको प्रेज करें, जो उसके बिना अधूरा महसूस करें, जो उस पर डिपेंडेंट हो, जो उससे डरे और जो उससे मैनिपुलेटेड रहे। ऐसे लोग उनको चाहिए अपने चारों तरफ। और इसी वजह से वो चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उस बंदे के कि वो चाह के भी उनसे अलग नहीं हो पाता है। तो वो क्या करेंगे, उसको ऐसा डिपेंडेंट बनाने के अपने ऊपर, ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि उसको ये लगेगा कि आई एम नथिंग, विदाउट हिम आई एम नथिंग। बट सामने वाला बंदा उसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी को फिजिकल अब्यूज करते हैं, जब हम आप मारते पीटते हो या और अब्यूजेस होते हैं, उतना ही इफेक्ट इमोशनल और वर्बल अब्यूज का होता है जितना इमोशनल या इवन सेक्सुअल अब्यूज का होता है। उतना ही इफेक्ट वर्बल और इमोशनल अब्यूज का होता है।
यानी आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी अगर आपको कोई बार बार ये कहता रहे यू आर गुड फॉर नथिंग, बार बार आपको ये बोलता रहे कि आपके अंदर ये कुछ भी काबिलियत नहीं है, यू आर नथिंग, आपकी वर्थ नहीं है, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन करता रहे, आपको हमेशा लोगों के सामने नीचा दिखाता रहे, बार बार अगर आपके सामने बात चलेगी तो आपको उतनी ही तकलीफ होगी जितनी फिजिकल अब्यूज से हो रही, बिकॉज आपका माइंड उसको वैसे लेता है। नाउ ये फिजिकल अब्यूज भी यूज करते हैं, लेकिन साथ में इनका जो मेन हथियार है वो है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड वर्बल। अब और इमोशनल और सर साइकोलॉजिकल ऐसा भी होता है क्या कि जिन लोगों पे, मान लीजिए एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, उसकी जिन लोगों पे जोर चल सकता है, मतलब जो उसके अंडर कंट्रोल आ सकते हैं, वो अपना पर्सनालिटी उन पे खुल के दिखाता है, whereas मान लीजिए जिन पे क्या बोलते हैं, जोर नहीं चल सकता, से इट लाइक बॉस या कोई सीनियर पर्सनालिटी है, तो वहां पे वो अपने वो ट्रेट्स खुल के नहीं दिखाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? of course, because that's not about कि so for example इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि ऊपर नीचे क्या है उनके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका फर्क किससे पड़ता है कि जो मुझे चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। कितनी बार हमने ये देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बॉस को भी नीचे का एम्प्लॉय किसी न किसी चीज में फंसा के रखता है, यानी वो बंदा 6 बजे घर चला जाता है और बॉस बेचारा बैठा हुआ 8 बजे। क्यों? वो काम करके देता है और बॉस को चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो चेक नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बॉस की जिम्मेदारी है। इतना नीचे ये बंदा, नीचे है, उससे नीचे है, लेकिन फिर भी इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि ना तो बॉस छोड़ सकता है उसको, बिकॉज उसके बिना कंपनी चलेगी नहीं, बिकॉज उसके पास नॉलेज है, उसके पास कंपनी के सीक्रेट्स है, और उसको नाराज करता है तो वो, उसको पता है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर जाएगा और मेरे ऊपर आ जाएगा सारा, इसलिए वो उसको कर भी नहीं सकता। कितने ही बॉसेस ऐसे हैं जो फंसे पड़े हैं नीचे की वजह से, जो एक नीचे ऐसा बंदा बैठा हुआ। तो इट डजंट मैटर वो ऊपर है नीचे है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैटर्स इज कि अगर इस टाइप की पर्सनैलिटी है तो वो खुद को वैसा बना लेगा कि उसके चारों तरफ, चाहे वो बॉस हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उस पर डिपेंडेंट। आपने ये तो सुना होगा, बॉस अपने नीचे पे डिपेंडेंट हो गया। वो जो डिपेंडेंसी है ना, वो अगर जानबूझ के क्रिएट की जाए तो सोचो, वो है वो चीज जिसे बोलते हैं जानबूझकर डिपेंडेंसी क्रिएट की गई। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर कहां होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में देख लो, जो जो फाइनेंस देखते हैं वो अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो उनके बॉसेस को उन पे डिपेंडेंट होने के लिए मजबूर कर, क्योंकि बॉस को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। वो कहता है मुझे यहाँ से बस ये करना, वो करके रखते हैं। उनको पता है कि हाँ जी मेरे पास ये सब कुछ है, एंड बॉस उनसे मैस नहीं कर सकता, बिकॉज उनके पास वो चाबी होती है ना, वो चाबी उनके पास है। तो इट डजंट मैटर कि वो छोटा है। इसी तरह से अगर देखिए, बच्चे भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं जो पेरेंट्स को तंग करके रखते हैं या पेरेंट्स को डिपेंडेंट रखते हैं। तो ऐसे वो इस तरह के माहौल क्रिएट करते हैं कि पेरेंट्स को सारी बात माननी पड़ती है। सो हो सकता है। तो इट डजंट मैटर ऊपर है नीचे है, अगर इस तरह की पर्सनैलिटी है या इस तरह का डिसऑर्डर वाला बंदा है, जिसको बोलते हैं अगर वो डिसऑर्डर में पहुंच गया है, जिसे एनपीटी बोलते हैं, तो वो हर हालत में इस तरह के जो ये मोटे मोटी चीजें हैं वो आपको दिखाएगा। तो इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है उनके साथ। इसी वजह से वो आपके माइंड पे इतना इफेक्ट डालते हैं कि आप स्टक फील करते हो। और हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है, बट ये अगर आप समझ जाओगे ना कि एक बंदा जो इस माहौल से गुजरा है, उसको कई बार अपने आप को वापस, अपनी जिंदगी को वापस रिक्लेम करने में सालों लग जाते हैं, सालों, ईयर्स जिसे बोलते हैं, इतना इफेक्ट है उसका। तो ये जो इतना, हाँ, तो जो इतना इतना जो खतरनाक चीज है ना, ये रियली में है। तो अब क्या है, ये ज्यादातर अब क्या देख रहे हैं वेस्ट में या कहीं भी, ज्यादातर नार्सिसिस्टिक मैन है और ज्यादातर नार्सिसिस्टिक अब्यूज की शिकार विमेन, जो नॉवल वेस्ट में भी आप देखते हो या यहाँ भी आप देखते हो, क्योंकि वो पेट्रियार्चल सोसाइटी है या वो एक तरह का माहौल क्रिएट ऐसा कर देता है। और विमेन बिकॉज इमोशनली इन्वॉल्व होती है, इमोशनली वो चीज जाती है, तो उसके पास ज्यादा वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्टिक सिर्फ मेन ही हो सकता है,
इट डजंट हैव जेंडर डिफरेंसेस नहीं होते उसके, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि इमोशनली इवॉल्व औरत लड़कियां इमोशनली इवॉल्व ज्यादा होती हैं, तो वहां पर वो, तो उनका जो, सो बेसिकली जो नार्सिसिस्टिक का जो शिकार है, जिसे बोलते हैं शिकार कह लो या आप टारगेट बोलो, वो लोग हैं। सो कई बार ना ये दिक्कत, ये हमें लगता है कि शायद ऐसे जो भोले भाले लोग हैं या बड़े हर किसी की बात समझ जाते हैं, या जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ऐसे लोग होंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड, ऐसे लोग नहीं है। हर तरह के लोग, हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, हाईली नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल पीपल भी, स्मार्ट वेल्दी पीपल भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार है। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल क्या है, फर्क यह है वल्नरेबिलिटी कितनी है, और वो वल्नरेबल बनाते हैं, आप वल्नरेबल क्रिएट करते हैं, तो आपको इतना वल्नरेबल बना देते हैं कि आपको उनके बिना जिंदगी दिखती ही नहीं है। तो कहते हैं ना, वो नार्सिस लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार, अगर तुम्हें पता तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ या तुम्हारा लवर या तुम्हारा बॉस ऐसा, छोड़ कर देते उसको, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके पीछे ना उसको बोलते हैं, तो इट इज अगेन गोइंग इनसाइड, बॉन्ड्स बन जाते हैं आप उनके साथ, इसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल बॉन्ड, कि आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते, आप निकल ही नहीं पाते उस चक्कर में। बोलिए कितनी खतरनाक सिचुएशन, कितनी डेंजर, सोचते ही आपको महसूस भी होगा कितनी डेंजरस सिचुएशन है कि आप चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे उस चीज, और एवरीबॉडी इज सेइंग टू यू कि यार तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें निकल जाना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए, या उसको छोड़ दो, या ये कर लो। कहना कितना आसान है, लेकिन नहीं निकल पाता वहां से, इसलिए वो कहना ही बंद कर देता है, लोगों से पूछना बंद कर देता है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये करता है वो आइसोलेट हो जाता है। अब आइसोलेट होने के बाद वो अकेला हो गया। अब नार्सिसिस्टिक को पता है, नाउ ही इज अलोन और शी इज अलोन, नाउ शी इज कंप्लीटली इन माय कंट्रोल। तो जैसे भी नचाना चाहेंगे वो नचाए उसको, वैसे वो फॉर्मेट करते हैं उसको वैसा। वो चाहे फाइनेंशियल, सो बड़े तरह के अब्यूज होते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज भी होते हैं, आपको ऐसे फाइनेंशियल उसमें फंसाते हैं जहां पर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो कंप्लीटली, और आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते, बिकॉज जैसे अगर आप छोड़ने की सोचते भी हो तो आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरा क्या होगा, आप छोड़ नहीं पाते। जॉब में भी होता है, जॉब में आपको फाइनेंशियली ऐसा बना देंगे कि आपको उस जॉब की इतनी जरूरत होगी कि आप उस जॉब को बाहर छोड़ के जाते भी हो तो आपके अंदर फीलिंग पता क्या आएगी, आई एम नॉट गुड एनफ, बाहर मुझे कौन जॉब देगा, यहाँ जो मुझे मिल रहा है ना वो बेस्ट है, इससे यहाँ तो मिल भी नहीं सकता। तो आप अब्यूज सहते हुए भी उसी जॉब में रहते हो। एंड सेम थिंग हैपन विद व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, कि आप बाहर जाते हो तो लोग आपसे ही बोलते हैं, क्योंकि they are very smart people. So narcissistic people are very smart, charismatic. So now understand this: charismatic, very smart, intelligent, and very very active people. जो सारा ब्लेम उनके विक्टिम पे डालना भी जानते हैं, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि गलती मेरी है। आप विक्टिम खुद सब ये महसूस करने लगता है गलती मेरी है, मैं ही है सब, ये तो ठीक है। अब सोचो, आपने खुद उसको ऐसा बना दिया जो खुद को ही ब्लेम कर रहा है। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, बहुत ही अजीब सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फंसा हो और उसको कोई बोल दे कि तुम बाहर क्यों निकलते, तो उसको ना डबल ट्रॉमा हो जाता है। एक तो वो झेल ही रहा है ट्रॉमा, ऊपर से सामने वाला बंदा ये कह रहा है कि आप क्यों निकल पाते, आप तो निकल सकते हो, निकल नहीं रहे जान, यू आर स्टेइंग देयर फॉर हिज वेल्थ और मनी और समथिंग समथिंग समथिंग, जबकि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टे देयर बिकॉज नॉट फॉर स्टेइंग देयर, स्टक हो गया। तो बहुत ना ऐसा कस के टाइट रखते हैं वो तो, एंड दे आर प्लानर्स, सो वो प्लानिंग करते हैं पूरा, जिसे कहते हैं ना एक षड्यंत्र रचा जाता है एक खास तौर पे, और एक के साथ नहीं, बिकॉज ये उनकी सप्लाई है,
दे कीप बैकअप्स, आपके साथ कर रहे हैं, 2-3 और भी हैं जिनके साथ कर रहे हैं, तो वो एक बैकअप भी रखते हैं सब जगह पे। तो ये सब चीजें जब हमें समझ में आती हैं तो हमें दिखता है कि इससे जो मेंटल इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए कोई भी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल चीज काम नहीं करेगी। नो मोटिवेशन विल वर्क। एक ही चीज है, एक चीज ये कह लो, एक दो चीजें जो हेल्प करती हैं इससे बाहर निकलने। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, कि आई एम रियली इन दैट रिलेशनशिप, क्या सच्ची में उस रिलेशनशिप में हूं, क्या ऐसा हो रहा है क्या मेरे साथ, क्या मुझे फील हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब के लिए आता है, कई बार क्या होता है जैसे कोचिंग में आएगी सब, जॉब में इससे बड़ा परेशान हूं, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, तुम्हें रात को सपने कैसे आते हैं, बहुत टेंस हो जाता हूँ, अचानक 2 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा कितने टाइम से हो रहा है, तो बहुत टाइम से हो रहा है। ऑफिस जाने का मन करता है क्या, नहीं नहीं ऑफिस जाने का मन नहीं करता, सुबह तक पैर को घसीटते हुए ले जाने का मन करता है। ओके, ऑफिस का माहौल कैसा लगता है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑफिस में करते क्या हो, माहौल कैसा लगता है, बहुत टेंस रहता हुआ। तो वो क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ही इज स्टक और शी इज स्टक देयर इन दैट एनवायरनमेंट। जाने का मन नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। ये वो बता रहा है कि ये समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, नॉट अबाउट द वर्क। क्योंकि क्या होता है, अगर आप काम में कमजोर हो तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मुझे काम समझ नहीं आ रहा है, सीखूं कैसे, यू नो, ऐसा बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे रात को सपने आते हैं 2 बजे कि अचानक किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सेल्फ एस्टीम गिर गई, ऐसा नहीं बोलोगे। तो धीरे धीरे समझ में आता है ओके यार स्टक। उसी तरह से रिलेशनशिप के अंदर होता है, जहां पर आपको इवन कुछ लोगों ने यहां तक रिपोर्ट किया कि उनको बाहर जाना है। मान लो अगर जैसे उनको बोला कि ठीक है जी आप बैंक चले जाओ अपना काम करने, वो बैंक नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को फेस कैसे करूं वहां, सामने मैं काम कैसे करूं, वहां पर इतना ज्यादा वो डिपेंडेंसी या इतना ज्यादा कमजोरी क्रिएट हो गई है, दे आर नॉट एबल टू फेस, सोशल एंजाइटी क्रिएट होगी उसके अंदर। तो वहां से आपको लगता है कहीं ना कहीं तारें गलत जगह जुड़ रही हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में स्टक है। फिर वहां से तार पकड़ के आप ये ढूंढ पाते हो कि यस कोई है आपकी लाइफ में जो ये चीज क्रिएट कर रहा है। आप भी हो सकते हो, आप खुद ही उसके कारण हो सकते हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में जब ये इन्फ्लुएंस होता है किसी नार्सिसिस्टिक का या टॉक्सिक पर्सनालिटी का या कल्चर का, इट्स वेरी 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 डीप। और ये स्कार, स्कार समझते हैं ना, स्कार को क्या बोलेंगे हिंदी में, निशान या जो भी है, ये बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाते हैं। और बाय द वे अगर आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ ऐसे रिलेशनशिप में है, तो आपके बच्चे भी फंस जाते हैं इसके बीच में। एंड इफ यू हैव किड्स, वो भी इसके बीच में आ जाते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर सीइंग इज दे आर वो ले रहे हैं उसको, क्योंकि सामने वाले को दिखता है ना बच्चे को, तो क्या हो रहा है सामने, वो आपसे नहीं बोलेगा, उसको दिखता है और वो अपने दिमाग में ले रहा है उसको, एंड दैट विल गो अ लॉन्ग वे कितनी बार। और ऐसा ही होता है जब घर में वो अब्यूज दिखता है या वो चीज बहुत दिखाई देती है, तो बहुत टाइम पर चाहे वो लड़का है या लड़की, वो बोलते हैं आई विल नॉट गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करूँ, क्योंकि शादी बात तो ये होता है। तो वो उसके दिमाग में, तो आप सोचिए खानदानी बीमारी बना दी आपने उसको, कहां तक चला गया, कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसीलिए हम ये चीज को सामने लेके आ रहे हैं, कम से कम से बात तो की जाए। अगर कोई है हमारे आसपास, अब हमारी आंखें खुलती हैं कि हमारे आसपास अगर कोई है तो हम हेल्प कर सकते हैं क्या उसकी, या कम से कम उसको इंट्रोड्यूस करें हम किसी से, या हम ग्रुप में लेके आए, ताकि यहाँ पर वो खुल के बिना जजमेंट के यहाँ पर वो बात कर सके, उसको हम ब्लेम ना करें तेरी वजह से हो रहा है। सुने उसकी बात, समझे उसकी बात, क्योंकि वैलिडेशन चाहिए होती, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। और उसी के ऊपर धीरे धीरे छोटा छोटा काम करके हम कम से कम इसके थ्रू, और आपने देखा होगा पोस्ट वगैरह जो चलती रहती हैं फेसबुक पे है या लिंक्डइन पे, इस पोस्ट के थ्रू नाउ आई एम गोइंग फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन में जाके वहां पर ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि जो
कंपनी का जो ह्यूमन साइड होता है, यानी एक होता है प्रोसेस साइड और मशीनरी साइड, एक होता है ह्यूमन साइड यानी जो लोग काम करते हैं, उसमें उसके ऊपर एक सीरीज ऑफ मैसेजेस आएंगे कि आप एक टॉक्सिक कल्चर या टॉक्सिक बॉस के साथ काम कर रहे हैं। और आज ही मैंने एक शेयर किया जो वो था लिंक्डइन पे, एक आर्टिकल आया था, बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन लिखा था, वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट ने, कि कंपनीज के अंदर people are stuck and they are leaving because of their toxic managers, toxic leaders की वजह से लोग छोड़ रहे हैं। नाउ ये चीज अगर कंपनीज को और पता लग जाए तो उनको समझ में आता है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो मैनेजर्स जो कि अपने नीचे टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। सो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। इसके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, बट नाउ यू अंडरस्टैंड श्वेता कि हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज एन एपिडेमिक। ये कोरोना तो बाहर की एपिडेमिक है, ये अंदर की एपिडेमिक है, विच इज कमिंग इन, जो सोसाइटी में धीरे धीरे सीप इन कर रही है। और हमारा पर्पस है कि अगर एक भी इंसान को हम उसमें से बाहर निकाल पाए तो एटलीस्ट यू हैव सेव्ड वन सोल। बिकॉज आप यही कर सकते हो, आप पूरी दुनिया ये नहीं कर सकते कि आप पूरी दुनिया को चेंज करने निकले हो। यू कैन चेंज वन पर्सन। तो एक वन बाय वन पे काम करें। ये जो है कि एक पर्सन को भी अगर हम हेल्प कर पाते हैं किसी भी तरीके से सोचने में या बाहर निकलने में, इट मीन्स वी हैव डन आवर जॉब, हमने अपना काम किया। ये है वजह जिसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यस मेगा। सो क्योंकि हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे तो ये सब बातें मैंने इसलिए करी बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड आल्सो। काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल रहे होंगे इसके अंदर से कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, राइट? Any question you have regarding this? Sir, I wanted to ask you, earlier you were talking about your experience with toxic people in workplace. Yeah. So how did you deal with it? Can you share your experience? Oh yes. So basically, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, so इसलिए फर्स्ट हैंड, इसलिए मैंने कहा ना जो लोग गुजरते हैं उनको समझ में आता है। तो आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड मैंने देखा। सो बेसिकली जो पीरियड होते हैं ना, ये तो बाद में आके समझ में आया कि क्या पीरियड होते हैं, ये क्या चीजें होती हैं, बट मैंने क्या महसूस किया था वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब उस रिलेशनशिप से मैं बाहर निकला, वर्क रिलेशनशिप से, तो मुझे ये फील होता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे ये फील होता था कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं नीचे हूं, मतलब आई एम नॉट दैट गुड एनफ। इवन मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जब मैं उनसे मिलने जाता था तो वो पूछते थे क्या ऐसा चल रहा है, होम्योपैथी में जो बहुत सारी चीजें जानते हैं ना, तो वो उनसे एक वर्ड बोलता था, आई एम स्टक समवेयर। और ये कितनी बार बोला मैंने, तो वो बोलते थे कैसा स्टक का मतलब समझाओ क्या होता है। मैंने कहा मुझे सपने ऐसे आते हैं कि मैं पिंजरे में हूं और मेरे सामने एक शेर है और कोई रास्ता नहीं, एंड जस्ट भाग रहा हूं मैं इधर से। दूसरा, केवल जंगल में भाग रहा हूं, लेकिन भाग रहा हूं और मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मुझे नहीं पता कौन भाग रहा है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। एक बार ऐसे ही किले में फंस गया, किले से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक बार ऐसे गांव में फंस गया, वहां से बाहर निकल, यानी किसी भी जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा है, ऐसा महसूस होता है मुझे। ये मैं उस डॉक्टर को बता रहा हूँ जो वो चीज है। और ये तब जब इस रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके थे, वर्क रिलेशनशिप। देन इसी दौरान आई गॉट सो इम्पैक्ट कहां पड़ता है, इवन आई वॉज डायग्नोस्ड विथ हाई बीपी। तो ये इम्पैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। आई वॉज डायग्नोस्ड विथ बोन रिलेटेड थिंग्स। दूसरा, एक ना मैकेनिकल रास्ता बन गया था। जब भी मैं घर आता था, मीनू मुझे देख के बोलती थी आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। जब भी डिस्कशन होती थी, ये होती थी कि यू आर गोइंग डाउन। इवन यू सी माय हेयर, दिस हैज बीन इफेक्टेड। इतना ट्रॉमा क्रिएट हुआ था उसके अंदर से वहां पर। लेकिन जैसे अब मेगा बोल रही है कि वहां से बाहर कैसे निकले, एक्चुअली मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाया। वो तो ये समझ लो कि कोई वजह होती है या कोई चीज होती है, वहां से बाहर निकलना पड़ा मुझे किसी वजह से।
नहीं तो अगर वो वजह नहीं होती तो मैं शायद और ज्यादा रहता, बट वो बाहर निकलने के बाद भी मुझे कम से कम 1-1.5 साल लगा अपने आप में वापिस आने, 1-1.5 years। लेकिन फिर क्योंकि मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूं तो खुद ही गिनी पिग बन गया, मैं तो एक तरह से मैं खुद ही गिनी पिग हूं उसका। फिर मैंने जब उसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, और वो चीज ने मुझे फिर ताकत दी कि ओके नाउ अगर ये हुआ था और इसमें मुझे बीच में हिंट्स मिले थे, यहाँ पर हिंट्स मिलने शुरू हुए थे, लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया था लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं, ये मुझे हिंट्स मिले थे, अगर मैं उन हिंट्स पे काम कर जाता तो शायद इतना लंबा नहीं चलता। तो वो क्या था, 3 स्टेजेस होती हैं, मेजरली 3 स्टेज होती हैं पर्सनली स्पीकिंग, 3। पहला होता है जो आइडियलिस्टिक स्टेज जिसे बोलते हैं, या बोलते हैं आप उसको कि जब आपका शुरुआत होती है, जहां पर आप उस टॉक्सिक पर्सनैलिटी के चार्म से, उसके अट्रैक्शन से, उसकी नॉलेज से, उसके बात करने के तरीके या उसकी लीडरशिप का तरीका या उसकी चीजों से अट्रैक्ट होते हो, बहुत ज्यादा एक खिंचाव होता है उनके अंदर, बिकॉज एंड दैट पर्सन इज मेकिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ। वो आपको ऐसा बता देता है उस टाइम पे कि यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर हैविंग सच एंड सच, आपको पेडेस्टल पे बिठाया जाता है और आपको महसूस होता है कि यू आर समथिंग, पहले नहीं थे अब मैं कुछ हूं। तो वो जो पहला स्टेज जो चल रही होती है ना, वो पहले स्टेज में आपको ये फील होता है। और अगर आप इसको रोमांटिक रिलेशन की बात करें तो जब डेटिंग चल रही होती है उस टाइम पर आपको पेडेस्टल बिठाया जाता है कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, काइंड ऑफ। ऐसा ही वो वर्क रिलेशन में मेरे साथ हुआ। वो जो पहला स्टेज होता है, वो पहला स्टेज क्रिएट किया जाता है और उस क्रिएशन में आपको ये महसूस होता है कि दैट पर्सन इज टोटली विद यू एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर और व्हाटएवर यू कैन से दैट। ये स्टेज होती है पहली, राइट। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है डिवेल्युएशन स्टेज, जहां पर आपको डिपेंडेंट बनाया जाता है। नाउ यू आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। जिस वजह से आप आए थे उसके अंदर उस रिलेशनशिप में, धीरे धीरे मुझे खत्म होने लगती है। आपकी वही बातें जो आपको पेडेस्टल पे बिठा रही थी, अब आपके अगेंस्ट कहना शुरू कर देते हैं वो जो आपको लेके आए कि ये जो चीज है ना, दिस इज नॉट गुड, यू हैव टू डू लाइक दैट। वो आपको फिर उस स्टेज में, डिवेल्यूशन स्टेज में, आपको वो सबके सामने सबके सामने इंसल्ट शुरू हो जाती है, चाहे वो मजाक में सही, सबके सामने। जो आपने वो जो पहली स्टेज थी, जिस स्टेज पे आपने जो इमोशनल कनेक्शन बनाया, यानी आपने अपने सीक्रेट्स बताए, अपनी चीजों को सामने रखा, इमोशन रखे, वही चीज आपके अगेंस्ट यूज की जाती इस डिवोल्यूशन स्टेज। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैंने आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है और आपको लगता है कि आई एम द मैं ही हूं अपने लाइफ को बिगाड़ने वाला। ये तो सही है बंदा, ये तो ठीक कह रहा है, मैं ही हूं। इससे क्या हो रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि यू आर नथिंग। तो धीरे धीरे आपको यू आर नथिंग स्टेज में आ गए, डिवेल्यूएट इतना कर दिया आपको कि आपको ऐसा महसूस होता है यू आर नथिंग। आपके फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है, आपके डिजीज क्रिएट हो जाती है, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट स्टार्ट हो जाता है जो आपको समझ ही नहीं आता है। और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे ही बोलते हो जैसे मैंने बोला, स्टक, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं जा रहा हूँ। आपको बातें पसंद नहीं आ रही जो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर स्टक। फिर थर्ड स्टेज आती है, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड। क्योंकि इन 2 स्टेजेस में जो उनको चाहिए होता है आपसे, वो आप मिलने लगता है, आप उसको वो ले लेते हैं आपसे पूरा। लेकिन थर्ड स्टेज जो आती है, क्योंकि अब आपको उनको आप में इंटरेस्ट नहीं रह गया, बिकॉज यू आर डन, आपसे जो चाहिए था मिल गया, नाउ यू आर डन। वो डिस्कार्ड स्टेज है, यानी आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिस्कार्ड का मतलब लव लैंग्वेज में बात करें तो डंप कहते हैं, डंप कर दिया आप, वो डंपिंग स्टेज। अब आपको धीरे धीरे डंप कर दिया जाता है, डंपिंग चल रही कि आपकी किसी भी बात को नहीं माना जाता, आपकी सब चीजों को आपके ऊपर डाला जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा बोला जाता है यू आर डोर मैट,
your worth is zero, you are nothing, you मैं हूं इस वजह से आपको मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूं, अदरवाइज तो आपकी वैल्यू है ही नहीं. So now you are completely dependent and you are now, so discard stage वो स्टेज है जहां पर फॉर्चुनेटली अगर आप उसमें से बाहर निकल आए किसी वजह से, तो आप फिर भी खुद को संभाल लोगे, लेकिन वो डिस्कार्ड स्टेज बहुत लंबी चल सकती है. मेरे केस में वो डिस्कार्ड स्टेज ज्यादा तेज नहीं चली. ये मान लो कि साल 1.5 साल चली वो पहली एडुलेशन वाली स्टेज, 2 साल चली ये बीच वाली स्टेज, डिवेल्यूशन स्टेज, और 6 महीने चली सिर्फ डिस्कार्ड स्टेज. और उस डिस्कार्ड स्टेज से आई वाज आउट. तो आई सेव्ड माई सेल्फ. अब ये जब मैं पूरा पीछे देखता हूं तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था वहां. एंड उस समय मेरे जैसा बंदा जो कि इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है वो भी कंप्लीटली हेल्पलेस था. तो आम इंसान की तो बात छोड़ दी, वो भी कंप्लीटली हेल्पलेस था कि वो क्या करे क्या ना करे. तो उस स्टेज से, तो वहां पर क्या होता है, आप उस बंदे को, मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे के कहने पे अपना सब कुछ जो मेरे पास था उसको दाव पे लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल माई नॉलेज, माई वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग. आई एम सो ये वर्क रिलेशनशिप थी, तो उनका ये कहना था कि इफ यू आर वर्किंग विद मी यू कांट वर्क इन योर फील्ड, अपने फील्ड में काम नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी. सो मैंने अपना पूरा फील्ड ही छोड़ दिया बिकॉज ऑफ देम. सो बीच में 4 साल का गैप आ गया मेरे उसके बीच, कंप्लीट गैप आ गया बीच में. तो वो पूरा छोड़ दिया. अब आपने, अगर आपने अपना ही छोड़ दिया तो आप तो कंप्लीट डिपेंडेंट हो गए, बिकॉज नाउ यू हैव नथिंग ऑफ योर ओन. आपके पास खुद ही नहीं कुछ कुछ का, आप दुनिया से कट चुके हो. दे आइसोलेट यू. उन्होंने मुझे भी आइसोलेट कर दिया. आई वॉज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. मैं कनेक्शन नहीं है किसी साथ मेरा मेरा और बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं है. इतना ज्यादा वो क्रिएट हो गया. और इसी वजह से मुझे बहुत फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हुई वहां से. लेकिन मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, ये समझ लीजिए कि एक तरह से वरदान साबित हुआ, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं. और अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग स्टक हैं उनके साथ क्या बीत रही. अब मैं देख पाता हूं कि वो कहां तक बेचारे फंसे हुए. नाउ आई कैन हैव कंप्लीट एम्पैथी विद देम बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट. उसके बीच में निकला हूं वहां से. और ये 4 साल का पीरियड, अभी कभी बीच में बात करें तो बहुत गहराई है इसके अंदर. ये 4 साल, 4.25 साल का पीरियड था विच वाज ऑसम. जैसे बोलते थे ना गलत वे में ऑसम, ऐसा था. ये इज कंप्लीटली डिग्रेडिंग, कंप्लीटली वो चीज कि आप बस, आपको ये था कि आप, लोग ऐसे चलते हैं ना, मैं ऐसे आ रहा हूं, लोग ऐसे चलते हैं, मैं ऐसे आ रहा हूं, हर दिन ऐसे. तो कहां तक जा सकते हो आप नीचे, वो देखने वाली बात. बट वही है कि आपको नहीं पता होता कि क्या चीज चल रही है. तो आई एम फॉर्चुनेट, किसी वजह से, कोई वजह रही होगी उसके पीछे. आई वाज सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन दैट थिंग. वहां से मैं बाहर आ पाया. आई टुक अराउंड 1 year, 1.5 years टू कम एग्जैक्टली टू टर्म्स विद माय ओन सेल्फ, ट्रू सेल्फ, कि मैं एक्चुअली मैं हूं क्या. मैं वहां से निकल के बाहर आ पाया, क्योंकि अब मुझे एक चीज और समझ में आई. they actually look, so they actually need people, those who are empathetic, जिनके पास लोगों के लिए एम्पैथी है, जिनके पास इमोशंस हैं, जिनके पास, ऐसे लोगों को ही वो सबसे ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं. क्योंकि यही चीज, अब मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है सामने वो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं वो क्या डिस्काउंट दे रहा हूं, एम्पैथी क्रिएट होगी मेरे उनके लिए, मैंने उसके लिए एम्पैथी क्रिएट हो रही है कि यार ये इसलिए कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एंड आई ट्राइड. सो मैंने खुद अपनी ईमेल्स देखी जो ऑफिशियल ईमेल्स होती है, मैंने कितनी बार उनके सामने ये चीज बड़े पोलाइटली मेंशन भी की कि यू आर डूइंग दिस एंड दिस इज नॉट राइट, सो यू शुड डू दैट. एंड ही एक्नॉलेज्ड इट, क्योंकि मैं एम्पैथेटिक था, इमोशंस के साथ भरा हुआ था, इसीलिए ही लाइड मी टू बी विद हिम. बट वही चीज मेरे अगेंस्ट यूज की गई कि यू आर टू इमोशनल, यू कैन डू नथिंग, यू आर टू वीक, टू इमोशनल. वो जो इमोशनल पार्ट था उसको
डिग्रेड कर दिया, बोलते ना हमारी पावर है कि वीकनेस है, वो वीकनेस बना दी गई वहां पर, एंड दैट मेड द होल कंप्लीट सिचुएशन। अगर वहां पर मैं 1-2 साल और रह जाता, आई कुड हैव डेवलप्ड हार्ट डिजीज or depression or something, because I was completely disconnected to my true self, disconnected था ना, वहां स्पिरिचुअल लाइन थी कुछ ना, कुछ भी था, तो आपको अपने वो शक क्रिएट हो जाता है। So that's why I understand, that's why I am so vocal about this thing, because I have went through that, खुद निकला हूं मैं उसमें से बाहर। And Megha, you can understand what I'm saying is it's from I can experience, understand. Yes, yes. right? और वो तो बहुत गहरा है, मैं तो लिखता भी हूँ ना, मैं बहुत गहराई से उसको महसूस कर पाया कि आखिर क्या हो रहा है, और अब मैं उसको पिक्चर की तरह देखता हूँ, पिक्चर चलती है मेरे सामने। Actually, this should be taken as positive. हाँ, कुछ कह दे मेगा। I think this should be taken as a positive thing, because this gives courage to protect the others at the right time, not very late in the age, so they can save themselves from this kind of toxic personality and beware of them. You're right. और इसी वजह से This gives a lot of courage. Normal people who just deal with normal relationships, they don't have this courage. People who right. have dealt with difficult people, they only come out courageous, because when you're dealing with easy things, you never learn anything. So they should be taken as an additional that you can add to your यस, और ये कोई ना चूज नहीं कर biodata. सकता, जैसे कोई चूज करे कि हाँ जी मैं चूज कोई नहीं कर सकता, ये तो होता है उनके साथ, राइट? अब जो होता है तो वो जाते हैं। अगर ये मैंने कहीं से पढ़ा होता तो मैं शायद इसके अंदर नहीं घुसता, बिकॉज खाली पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप खुद घुस गए, उसके बाद आपने अपने आप को स्टडी गिनी पिग बना लिया और अपने ऊपर स्टडी शुरू की, एंड देन यू फाइंड आउट यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो जो स्टेजेस बता रहे हैं वो सारा, वो जो डॉक्टर दारू क्या नाम है उनका, दरसू वाला, जो मैंने आपसे शेयर किया था, उन्होंने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इस चीज से कि ये क्या चीज है, एंड देन आई फाउंड आउट ओके ये चीजें हैं, देन आई वेंट डीप इनसाइड देम, एंड इसी उसके बाद फिर मैं ग्रुप में देखा कि ऐसा बहुत सारे लोग इस चीज से सबकॉन्शियसली या हिडन रूप में कनेक्टेड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है वहां। ऐसे ही एक और केस था जहां पर it was not a, you can say it was not a work relationship, it is a romantic relationship. That person is having a relationship with that girl, but वो लड़का जो है वो शादीशुदा, राइट? उसके बच्चे भी, और इस जो ये लड़की है इसके साथ उसका रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन। लड़की को बहुत विश्वास है कि ये लड़का किसी दिन अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आएगा, और ये कितने साल चला? 3 साल चला, जो मेरे सामने बात है, उससे 5 साल पहले चल रहा था। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि वहां पर समझ में आया कि अच्छा ये गड़बड़ हो सकती है, तो एक्सपेरिमेंट्स किए कि किन्हीं चीजों के लिए उसको मना करना है, देखिए उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। यू सी, जब तुम बात करती हो, शादी की बात करती हो, तो क्या बोलता है बंदा। तो इसने क्या किया, इसने उस लड़की को करेज दी धीरे धीरे, दो इट टुक टाइम, 2 साल लग गए, 2 साल, इतना सो एंगेज, 2 साल लग गए उसको इस रिलेशनशिप में से बाहर निकलने के। लेकिन धीरे धीरे जब ये एक्सपेरिमेंट होते गए, वो बाहर निकलती गई। एक टाइम ऐसा आया जहां इतनी करेज डेवलप होगी, जहां पर उसने कहा आई एम कंप्लीटली कटिंग ऑफ एवरी टाइम विद दैट पर्सन, और वो भी समय रहते ही हो गया। एंड नाउ टुडे she is still not married, but she is much more happier than before. So कहते हैं ना, it is much better to remain single than become in a abusive relationship. Single वो ज्यादा अच्छा है abusive relationship में जाने से। तो वो आज की डेट में she is happy. So ये जो एक्सपीरियंस था, इसने हेल्प किया। इवन यहां भी नहीं है, I am working with small kids 16-17 years old, जो कि कहीं ना कहीं स्कूल में बुली हो रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जो ना तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते, ना अपने भाई बहन से बात कर सकते,
एंड वो तो छोटे हैं भी, 16-17 साल की एज है, दे आर कंप्लीटली, कहते हैं ना उसको, खराब हो रहे हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। बट जब आप उनके साथ काम करते हो और उनके साथ धीरे धीरे आप इस चीज को बढ़ाते हो, तो एक्चुअली क्या होगा, बाय द टाइम दे रीच टू द एडल्टहुड, और 18-19 साल में दे अंडरस्टैंड दैट दे आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, तो दे कैन कम आउट ऑफ दैट। इससे पहले कि 10 साल लग जाए और आप पूरा अपने आप को खत्म कर लो, दे कैन कम आउट ऑफ दैट। So that is a formative stage and very sensitive. Even 16 years is very formative. Yes. But if in this case one parent is and family is narcissist, we feel, how should we save kids? What steps should we take? Even if we are living together or separately, what steps should be taken if one parent is narcissist and the entire family has a toxic culture or a tough culture? Then what major steps can be taken by one parent for the kids? ओके, सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बिकॉज वी हैव लिटिल टाइम, बट एक चीज इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे बड़ा स्टेप इस सिचुएशन में खुद को संभालने का है सेल्फ वर्क ऑन सेल्फ, यानी दोबारा अपने ऊपर ध्यान डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका डिवैल्यूएशन हो चुका है, आपको पता ही नहीं कि आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन जा चुकी है, और जब अगर मैं डिवैल्यूएट हूं या मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन है, तो मैं किसी को भी सेव नहीं कर सकता फैमिली के। तो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव लगेगा कि यार बच्चों को सेव करना है या कैसे मैं उसको देखूं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो है वर्क ऑन सेल्फ। अपनी सेल्फ एस्टीम को दोबारा वापस खुद को रिक्लेम कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिक्लेम नहीं होंगे तब तक आप बच्चों में वो चीज ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे, चाहते हुए भी ना स्टैंड ले पाओगे। तो अगर एक पेरेंट ऐसा है जो कि लगता है कि बच्चों में इफेक्ट डिफरेंट जा रहा है, तो दूसरे वाले पेरेंट जिसको समझ है ये चीज, उसको अपने ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए, ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका रिक्लेमेशन, उसकी लाइफ रिक्लेम वापस आ जाए। क्योंकि यही नार्सिसिस्टिक लोग नहीं चाहते कि आप एम्पावर्ड हो जाओ, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप डिसएम्पावर्ड रहो। उनका जो नाइटमेयर है, उनका भी नाइटमेयर होता है ना, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का नाइटमेयर है, वो ये है कि आप एम्पावर्ड हो गए, आपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है उनका, क्योंकि अब आप उनके क्लचेस से बाहर जा रहे हैं। सो ये जो नाइटमेयर है ना उनका, इस नाइटमेयर को समझिए, यही चीज है जो आपको सबसे पहले उस क्लचेस से बाहर निकाले। अदरवाइज क्या होगा, आप फंसे हुए क्लचेस में, आप बच्चों को या किसी को भी कैसे बचा पाओगे? लगता है आपको कि मुझे बचाना चाहिए, लेकिन पहले खुद को सेव कीजिए, क्लचेस से बाहर आइए। जैसे जैसे आप बाहर आएंगे वैसे वैसे आपको स्टैंड लेना आएगा आपका। नहीं तो लोग कैसे फंसे हुए हैं? सोसाइटी की वजह से फंसे हुए हैं शादी के अंदर, या कम्युनिटी की वजह से फंसे हुए हैं, या बच्चों की वजह से फंसे हुए हैं, किसी वजह से फंसे हुए हैं। लेकिन उस फंसे रहने से क्या किसी का भला हो रहा है? सिर्फ सोसाइटी आपको ये कह रही है कि हाँ जी आप शादीशुदा हो, आपका सर्टिफिकेट है शादीशुदा का, बट यू आर इन एब्यूजिव रिलेशनशिप, बच्चे भी खराब हो रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं, घर में माहौल, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप वहां पर स्टैंड कैसे लोगे इफ यू आर नॉट एम्पावरिंग योरसेल्फ? तो कंप्लीट सेल्फिशनेस दिखानी है वहां पर। सबसे पहले खुद को एम्पावर कीजिए, अपनी जो नेगेटिव इमोशन है उस पर काम कीजिए, अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या थी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो किसी जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी आपकी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ दोबारा पहचाननी, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ओके, इसको बढ़ाऊं। अपने शौक, अपने हॉबीज, अपने फन एलिमेंट्स, अपने पुराने फ्रेंड्स जिनसे आपको आइसोलेट कर दिया गया जानबूझ के, उनको दोबारा अपनी लाइफ में लाना, ऐसा कुछ करना जो आप करना चाहते हो, जो करने नहीं दिया गया आप, वो करना। उससे धीरे धीरे आप रिक्लेम करोगे लाइफ को। तो वर्ड याद करना, रिक्लेम योर लाइफ, क्योंकि वो क्लेम उनके पास है, अब आप रिक्लेम कर रहे हो लाइफ। जैसे जैसे आप रिक्लेम करोगे वैसे वैसे आप देखोगे यू कैन नाउ टेक स्टैंड, एंड द मोमेंट यू टेक स्टैंड, फर्स्ट
now you can take stand for your kids also. Otherwise किड्स के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, आपको लगेगा मैं ले रही हूं लेकिन ले नहीं पाओगे. सो यू हैव टू बी, और वन पेरेंट हैज टू बी, खुद को एम्पावर कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए, सो दैट यू कैन टेक स्टैंड. और छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बेटर बनाइए. और जब ये फील हो, कैसे चेक करेंगे, जब ये फील हो कि मेरा रिलेशन मेरे साथ अच्छा हो गया है, आई एम फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप, नॉट बिफोर दैट. So I hope, Megha, you are getting my point. What I'm saying. Yes. It is not about the kids. Because बच्चों को तो आइडिया नहीं है ना क्या चीज है. उनके लिए दोनों पेरेंट्स एक जैसे ही दिखते हैं, और उनको तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ज्यादा पसंद हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा उनको दिखाते हैं, ये तो कुछ नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं हूं तुम्हारा. ये क्या करेंगे, उतना प्यार ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक तरीका है ना आपको डिग्रेड करने का, कि देखो बच्चे तुम्हें कहाँ पूछते हैं, 100%. हमारे पास आते हैं, तुम्हारे को कहाँ पूछते हैं रंजना जी. बिल्कुल Right? जी, राइट. तो वो जो डिग्रेडेशन चल रही है ना, बच्चे भी उसका एक पार्ट हो जाते हैं. वो प्लान करते हैं कि आप तो उनके क्रचेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो अब बचा कौन, छोटे बच्चे. इनको लेते हैं, इनको अपनी साइड कर लो. जब बच्चे ही आप पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे, जब बच्चे ही आपको डिफरेंट तरीके दिखाना शुरू कर देंगे, तो आप और डिविएट हो रहे हो. फिर आपको बोलेंगे तुम कैसे पेरेंट हो भाई, तुम्हारे में तो बच्चों को हैंडल करने की वही नहीं है. नाउ दे कैन टेक कंप्लीट चार्ज ऑफ द किड्स. और जैसे वो चार्ज ले रहे किड्स का, आपको क्या महसूस हो रहा है, यस मैं तो संभाल ही नहीं सकती. एंड द बैड पेरेंट, यही वो चाह रहे हैं. सो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए. इसीलिए बार बार घूम के बात ये आती है, स्टैंड ऑन योर फीट, सो दैट यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर किड्स. राइट को राइट कह सको, रॉन्ग को रॉन्ग कह सको, वो आप एक शक्ति डेवलप करते हो. अदरवाइज आपके बच्चे आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होंगे, क्योंकि अब आप उनकी पहुंच से दूर हो गई, तो अब आपके बच्चे सही. और जब बच्चे एक बार उनके साइड हो गए, और बच्चों को लगा, सपोज पापा या मम्मी जो भी है, बच्चों को लगा कि यस यही है सब कुछ, तो फिर आपके हाथ में बात नहीं रह जाती. इसलिए टेक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज आप एक छत के नीचे रहना चाह रहे हो, या आप एक दूसरे के साथ बच्चों की वजह से जुड़े हुए हो, लेकिन वहां भी बच्चे बाद में आएंगे, पहले आप आओ. घूम फिर के बात अपने ऊपर ही आती कि वर्क ऑन सेल्फ. जितना मजबूत अपने आप को करोगे, उतना जल्दी उस चीज से बाहर निकल पाओगे. आई थिंक राइट मेगा, यू गेटिंग द पॉइंट आई एम सेइंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. एम्पावरिंग सेल्फ. अपना बेस्ट वर्जन सामने लाओ. अपना बेस्ट वर्जन सामने आएगा तभी आप कुछ नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे, अदरवाइज सब जगह स्टक है. तो आई थिंक जब भी ये टॉपिक छिड़ता है ना श्वेता, जब भी ये टॉपिक होता है, बहुत इंटेंस हो जाता है, क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंडिंग. जिन लोगों को इस चीज से नहीं गुजरे हैं, उनको लगेगा यार ये टॉपिक ठीक है, इट्स ओके. लेकिन जो लोग गुजरे हैं, या जिनको समझ में आ रहा है, या जैसे आपको भी आज इंट्रोडक्शन हुई, तो समझ में आता है कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या करता है ये इंसान के साथ. अगर आपने किसी इंसान की आत्मा को मार दिया, तो आपने उस बंदे को एक्चुअली में जीते जी मार दिया. एंड दे डू दिस रिलेशनशिप डज द सेम. वो उसकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, नॉट बंदा, उसकी सोल खत्म हुई, उसके बाद तो वो सिर्फ एक मशीन है, ऐसे काम करता है. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, यू आर नॉट अ मशीन, वी आर पर्सन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद इमोशंस, विद एवरीथिंग. सो लेट्स कम आउट. हमारा एम्पैथी हमारा कमी नहीं है, हमारे स्ट्रेंथ है, इमोशन स्ट्रेंथ है, उसको बाहर लेके आते. एंड आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, जब मैंने टेक चार्ज लेना शुरू किया, धीरे धीरे जब मैं वापस आया, तब मुझे ये चीज समझ में आई कि जो चीजें मैं हाँ में हाँ मिला रहा था पहले, एक्चुअली में वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं चाह के भी ना नहीं कर पा रहा. और अब उसी स्टैंड को सामने लेकर आप ये बोल सकते हो कि नॉट यू, आई एम नॉट रॉन्ग, you are wrong. Empathy is not wrong. Emotions are not weakness. They are strengths. And I am having this. I am proud of that. You are not having this. You should be ashamed. Because एक और चीज समझ में आई लास्ट, इनका कोई सगा नहीं है. अब ये चीज अगर आपको समझ में आती है ना, तो पता क्या लगता है आपको,
क्योंकि आप तो उनके क्लचेस से बाहर निकल रहे हो, तो उनको कोई और चाहिए, बिकॉज उनकी सप्लाई तो जारी रहनी चाहिए। तो दे विल फाइंड समबडी एल्स, वेदर वन मोर relationship, whether one more employee, whether kids, they want certain supply to continue. लेकिन उनके साथ भी वही होने वाला है जो आपके साथ हुआ, इसलिए आराम से बैठिए, ये पिक्चर ऐसे ही चलेगी। और उनका ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं तो वो उनके साथ ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। वो वही 3 स्टेज चलेगी, आइडियलाइजेशन स्टेज, डिवेल्युएशन, डिस्कार्ड, वही वही उनके साथ भी होगा। तो कोई नहीं बचता है उनसे, इसलिए यू शुड बी हैप्पी। आपको तो उस पर तरस आना चाहिए जो अब उसके साथ जा रहा है, कि भैया तेरा भी यही होगा, समझ जा पहले से। तो इसलिए जब ये समझ में आती है ना, तो आपको समझ में आता है कि यस, ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ चले गए हैं या किसी और के साथ है तो वो हैप्पी। नो नो, वो इसलिए गए हैं बिकॉज सप्लाई खत्म कर दिया आपने, आप तो दे नहीं रहे उनको वैलिडेशन, आप तो दे नहीं रहे हो कि आप सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं और चाहिए तो वो उसके पास चले गए, वहां से मिल रही है, चाहे वो पेरेंट्स है, बच्चे हैं, या दूसरी कोई लव अफेयर है, कुछ भी है, या एम्प्लॉय है, लेकिन होगा उसके साथ भी वही, क्योंकि दीज पीपल आर ओनली एंड ओनली फॉर देमसेल्फ। इसलिए इनका बुढ़ापा बहुत बुरा जाता है। जब इनकी सबसे जो जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा एनिमी, एक तो मैंने नाइटमेयर बताया आपको, सबसे बड़ा एनिमी क्या है? एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका कंट्रोल खत्म होता जाता है, और वैसे वैसे ये लोग घबराना शुरू करते हैं। तो इनका जो ओल्ड एज है ना, वेरी बैड, बिकॉज लोगों को पता चल चुका होता है, नोबडी वांट्स टू गो नियर देम, उनके पास कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं रहना चाहता, एंड द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स, एंड दे आर नॉट, सो उस टाइम तक वो ऐसे हो जाते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, और महेश उनके जी, साथ। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं ओल्ड एज में व्हाट हैपेंस टू देम? आई डिडंट गेट इट टोटली। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे उनकी पावर खत्म होती जाती है। जो उनके पास पहले पावर थी, सोचने समझने की शक्ति थी, आपको घेरने की पावर थी, आपको मैनिपुलेट करने की पावर थी, अब वो पावर धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे वो एज करते हैं। उनकी स्मार्टनेस कम होने लगती है, उनकी इंटेलिजेंस कम होने लगती है, उनकी ब्यूटी कम होने लगती है, उनका सब चीजें कम होनी शुरू होती है। और जैसे जैसे जिन चीजों पर वो बेस्ड थे वो चीजें कम होने लगती है, तो दे फील दे आर नाउ, सो जितना कस के पहले पकड़ पाते थे अब नहीं पकड़ पाते, धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाती है, और उनका सारा जो डिपेंडेंसी है वो उनकी पकड़ पे ही तो है। तो जैसे जैसे ये लूज करते हैं अपनी पकड़ को, वैसे वैसे दे नाउ दे नीड पीपल, नाउ पीपल डोंट नीड देम। अब आप सोचिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की, अब लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, तो आप कैसा फील करोगे? ये ओल्ड एज में ये होता रहता है। ओल्ड एज में जब आपको जरूरत है लोगों की, तब लोग आपके पास नहीं आना चाहते, तो because you पहले have done. what They are examples of old age and death. Very poor, very bad old age and death. Absolutely. Because नहीं, अगर आप, हाँ जी, हाँ जी, I'm asking you that since I missed your earlier portion, what benefits are the other people getting from them in the young age that they are sticking around? सो रंजन जी, ये एक्चुअली हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की। ये जो मैं वीडियो डालूंगा ना, इसमें आपको इसके सारे आंसर्स मिलेंगे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे आपका क्वेश्चन वैलिड है, कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा होता है लोगों को उनसे नहीं मिल रहा होता। ये जब यंग होते हैं तो इनके पास पूरा एक, कहते हैं ना, एक षड्यंत्रकारी दिमाग होता है जो पूरी तरह से काम कर रहा होता है। दे हैव कंप्लीट हॉर्स पावर, उनका थिंकिंग पावर भी है, सब कुछ भी है, जो एज बढ़ते के साथ साथ कम होती जाती है। और क्योंकि ये बहुत शैलो होते हैं, दे आर नॉट डीप, इसलिए इमोशन से और इंटीमेसी से बहुत दूर भागते हैं। अच्छा दे अच्छा। रन आफ्टर इमोशंस को झेल नहीं सकते और ना इंटीमेसी को झेल सकते हैं, इसलिए भागते हैं वहां से। सबसे ज्यादा जो उनका खतरनाक टाइम होता है वो इंटीमेसी और इमोशंस का ही होता है, उसमें भागते हैं। और बिना इंटीमेसी इमोशंस के आप रिलेशनशिप नहीं बना पाते। तो अल्टीमेटली दे आर लिविंग अ वेरी ड्राई लाइफ। सो बुढ़ापा बहुत खराब होने वाला उनका, वी अंडरस्टैंड दैट, बट तब तक हमें वेट नहीं करना, हमें तो अपने ऊपर काम करना है।
because we are, so if you are having emotions, empathy in you, celebrate that. That's why we call it the name celebrating humanity. हम अपने नीचे लिखते हैं celebrating humanity, because human होने का मतलब है empathetic, human होने का मतलब है emotions, right? So our actually 1 minute left in our session. So आज फिर animated हो गया because हमने टॉपिक ऐसा उठाया था. रंजना जी, आप एक बार इसको दोबारा वॉच करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो हमने बात की थी. फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में. बट आई होप आप उसको डालें आज मैं इसको पोस्ट कर दूंगा. You'll put it today? Yeah, I'll post it today. So I hope श्वेता, आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपने शुरू में उठाए थे या आप जो इंट्रोड्यूस हुए इस सब्जेक्ट से, आपको इसकी इंटेंसिटी और इसकी डेप्थ पता लग गई होगी कि व्हाई वी आर हाँ टॉकिंग सर, अबाउट दैट. एक्चुअली मुझे भी लगता है कि मैं भी एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से डील कर रही थी, तो आई वाज थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है. तो जो आपके जो ड्रीम्स आप बोल रहे थे, शेर के ड्रीम्स एंड थोड़ा सा फिजिकली आप स्टक थे, मुझे लाइन के ड्रीम आके डरते थे, बहुत डराते थे. फिर मेरा एनर्जी बहुत कम हो गया था, मुझे दिन भर नींद आती रहती थी. देन इवेंचुअली मैंने क्या किया कि मैंने वो जो इमोशनल सप्लाई है वो कट कर दी और थोड़ा सा अपनी विट पे काम किया, थोड़ा सा मतलब लॉजिक पे थोड़ा सा मैंने वार करना स्टार्ट किया, अपने विट को शार्प करके. तो वो 2 चीजों से मैं निकल पाई, इन 2 चीजों के कारण निकल पाई. That's good. So it's good that we have survivors here. So we call survivors, जिसे बोलते हैं ना, survivors वो लोग हैं. But किसी भी चीज से, चाहे वो आप चाहे वॉर सर्वाइवर हो, चाहे आप अब्यूज सर्वाइवर हो, जब आप सर्वाइवर होते हो तब आपके अंदर 2 चीजें हो सकती है. या तो आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो या खुद को एम्पावर कर सकते हो. नाउ द एम्पावर देयर बिकॉज आप उस आग के अंदर से निकल के आए हो, तो आपको पता है वो तपिश कितनी होती है, वो गर्मी कितनी होती है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट. सो आप ना सामने वाले को समझ पाते हो जब वो उस बात कर रहा होता है या उस चीज से गुजर रहा होता है. आप उसके सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं दे रहे होते, आप समझ पाते हो उस चीज को. सो आई थिंक थ्रू दिस मीडियम एट लीस्ट वी आर स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट दिस. और ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है जब आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है आपके साथ. जब ये समझ में आता है तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है. और जैसे EFT हम बोलते हैं, सबसे पहले एक्सेप्टेंस है. आई एक्सेप्ट दैट ओके आई एम विद दिस रिलेशनशिप, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो. एंड देन फर्स्ट एक्सेप्टेंस आता ही इमोशनल चार्ज कम होता है, एंड देन यू स्टार्ट एम्पावरिंग योरसेल्फ. एंड द ओनली वन मकसद इज देयर, एम्पावर योरसेल्फ. अपने आप को बेटर बनाइए. बिकॉज एक और कैप्शन आपने देखा होगा, our outside world is the exact reflection of our inside world. तो जैसे जैसे हमारे अंदर से वो ठीक होगा, हमारी बाहर की दुनिया ठीक होनी शुरू हो जाएगी. सो लेट्स वर्क ऑन इट. अगली बार फ्राइडे में वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस. कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको लेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वी विल टॉक अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, स्पेशली पॉजिटिव साइकोलॉजी करके एक जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं. बिकॉज अभी तक साइकोलॉजी को नॉर्मली नेगेटिव की तरह लिया जाता है, बट देयर इज अ मूवमेंट कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी. वो क्या है, फोकस कहाँ है उसके अंदर, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, ताकि हम लोग जो डेली लाइफ में जो नेगेटिव से झेल रहे हैं वो उस पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो बेस्ट पार्ट है हमारे अंदर ही होते हैं, वो बेस्ट पार्ट को बाहर निकाल पाए. सो विल फोकस ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी आल्सो द नेक्स्ट टाइम. Right? So yeah, thank you very much, Ranjani. Thank you very much for joining in. थोड़ा तो लेट हो गए थे आप, but उम्मीद है कि आप सुन पाओगे. रश्मि, are you okay? रश्मि है ना यहाँ पर? नहीं. Okay. Thank you, Megha, and thank you, Shweta, for being there. Yes, Rashmi. Thank you. So next time मिलते हैं Friday को, and let's talk about things. I wish you all the best, and evaluate कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, and become the best version of yourself. See you then. See you in the next time. Maisy, next Friday I'll be on time. अभी आदत छूट गई था for coming on Friday, but next Okay. Friday I'll be on. I'm sorry. Thank you. नहीं, आपकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगती है. Please come. Next time मिलते हैं. Okay. जी. Take care. जी. Bye bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye.